7/11 ट्रेन ब्लास्ट में जो वर्डिक्ट आया है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया है, उसमें से एक व्यक्ति जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई थी, मोहम्मद साजिद अंसारी, वो पैरोल पर बाहर थे, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। आप 19 साल से इस केस को फॉलो तो कर रहे होंगे। ट्रायल में 2015 में मक्कोका कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, जिसमें आपको कन्विक्ट किया गया था। आज जब ये कोर्ट का ऐसा पता चला कि वर्डिक्ट आने वाला है, आपको अपेक्षा थी कि आपको एक्विटल मिलेगा? मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमारी बेगुनाही जो है वो एंडोर्स की जाएगी हाई कोर्ट से। हमारे वकीलों ने बहुत अच्छी तरह से उसको फॉलो अप किया और बहुत अच्छी तरह से केस का आर्गुमेंट किया, और ट्रायल के दौरान हमको समझ में आ गया था कि इंशाल्लाह जो हमारा हक में ही आएगा, क्योंकि जजेस पर और जुडिशियरी पर हमें पूरा भरोसा था कि ये इंसाफ करेंगे हमारे साथ में। जो विटनेसेस इस केस में लाए गए, या जो आरोपियों को बताया गया कि पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट है या पाकिस्तान जाकर के ट्रेनिंग लिए थे, ये आपको लग रहा था कि पहले से ही वीक है, लेकिन ये सेम एविडेंस मक्कोका कोर्ट में एक्सेप्ट हुए? एक्चुअली शुरू से ही ये था कि हम बेगुनाह हैं, और एटीएस ने जो है वो झूठे विटनेसेस गढ़े, मतलब वो लेकर आए, झूठे एविडेंसेस गढ़े और टॉर्चर कर करके हमसे जो है वो कन्फेशन लिया गया था। ये सारी चीजें ट्रायल कोर्ट के सामने थी, लेकिन मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट का शायद या फिर किसी और का प्रेशर रहा होगा, जिसकी वजह से जो है वो हम लोगों को जो वो कर दिया। हालांकि हमारे दो को एक्यूज जो थे, वो को एक्यूज को मालेगांव 2006 ब्लास्ट में भी डाला गया था, और उनको 2013 में उनको ट्रायल कोर्ट ने डिस्चार्ज दिया, ये बोल के डिस्चार्ज दिया कि इनको स्केपगोट बनाया गया था। और एटीएस का ये बोलना था कि यहाँ से 7/11 से जो आरडीएक्स जो बचा है वो वहां पर यूज हुआ है। एक बार जब वही खत्म हो जाता है तो इस पे भी सवालिया निशान लग जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हमको जो कन्विक्ट करने के लिए झूठे एविडेंस गले गए और हमको टॉर्चर करके जो है वो ये लिया गया था। जो आरोपी हैं जो मालेगांव में भी आप बता रहे हैं कि कॉमन है, मोहम्मद अली आलम शेख और आसिफ खान बशीर खान, इन दोनों को सजाए मौत हुई थी, कैपिटल पनिशमेंट थी इस केस में। इसमें से एक को जो आसिफ खान बशीर खान को कैपिटल पनिशमेंट था, और दूसरे को जो लाइफ थी मोहम्मद अली आलम शेख को। तो इन दोनों को कोर्ट ने बरी किया था उस मालेगांव 2006 ब्लास्ट में, और हमको यकीन था कि हाई कोर्ट में हमारी भी जो बेगुनाही वो साबित हो जाएगी। आपका जो रोल इस पूरे उस मामले में बताया गया, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रखते हैं, उस समय पर जब ये ब्लास्ट हुआ तो जो भी ब्लास्ट बम था उसको इलेक्ट्रॉनिकली किस तरह से एक्टिवेट किया जाए, कनेक्शन दिए जाए, ये आरोप आपके ऊपर लगाए गए थे। तो क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिनके चलते एटीएस ने आपके ऊपर केस किया? मेरा बैकग्राउंड था एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इनको एक ऐसा बंदा चाहिए था कि जो ये बता सके जिसको कि ये जो है वो कैपेबल है टाइमर बनाने में और ये सब करने में। इसी वजह से मुझे टारगेट किया गया उसके लिए। और इन्होंने वो रिकवरी के तौर पे जो मेरे मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट के जो सामान थे और जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीजें थी रिपेयरिंग के, और वो सारी चीजें इन्होंने रिकवरी में बताई। हालांकि एफएसएल रिपोर्ट के अंदर क्लियर है कि नो ट्रेसेस ऑफ एक्सप्लोजिव फाउंड, एकदम है वो डायरेक्ट एविडेंस, लेकिन उसको जो है ना वो माना नहीं, ट्रायल कोर्ट ने नहीं माना उसको, यहाँ हाई कोर्ट ने इसको कंसीडर किया इसको। और ये भी बात थी कि आयोग का खुद कहना था कि टाइमर बनाने वाले और ये या सर्किट बनाने वाले, उनको मालूम ही नहीं था कि टाइमर यूज हुआ या इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगरिंग डिवाइसेस यूज हुए। आयोग ने ये कहा है साफ साफ कि वो एक्चुअली पाकिस्तानियों ने आके यहाँ पर बनाए थे, इसलिए हम नहीं जानते कि क्या बना था। तो फिर उसके बावजूद भी जो है मुझे वो बकरा बनाया गया इसमें। आपके ऊपर कुछ पास्ट केस इससे पहले था जिसके चलते पुलिस ने या आईटीएस ने आपके ऊपर शक किया, या इस तरह के? पुराने देखिए 2 झूठे केस थे सिमी के मुझ पर, और वो दोनों केसेस एक्विट हो गए। ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड है कोर्ट के सामने। हमने एक साल की बात है एक्विटल की? एक्विटल 2012 में हो चुका है। तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड कोर्ट के सामने भी था, एटीएस के भी सामने था। लेकिन इनको ये चाहिए था कि पुराने 2 केसेस हैं तो एमसीओ से लगाने में हमको आसानी हो जाएगी। ऐसे लोगों को इन्होंने ज्यादा वो किया, जो पुराने झूठे केसेस हों उनको इस्तेमाल कर।
मालेगांव ब्लास्ट हो या फिर ट्रेन ब्लास्ट हो, महाराष्ट्र एटीएस की इन्वेस्टिगेशन या ऑफिसर्स पर कई बार सवाल उठते रहे हैं। वो लोग जो गिरफ्तार हुए थे, जो कन्विक्ट हुए, उनकी तरफ से टॉर्चर की बात हो, झूठे स्टेटमेंट्स की बात हो, तो आपके हिसाब से मतलब क्या ऐसा हुआ कि उनको पता था कि आप बेकसूर है, फिर भी इस केस में आपको आगे परस्यू करके आपके खिलाफ एविडेंसेस, विटनेसेस खड़े किए गए? देखिए, ये पूरा केस ही फेक है शुरू से आखिर तक। अब इनको कुछ लोग चाहिए थे, मैं नहीं मिलता किसी और को ये लोग बकरा बना देते, लेकिन वो होना था। अब यहाँ इत्तेफाक किया था कि मेरे ऊपर 2 केसेस थे पुराने और मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था। इस वजह से मुझसे अच्छा कोई इनको मिला ही नहीं इसके लिए, टाइमर डिवाइस और ये सब बताने के लिए। इसी तरह से जो दूसरे के हैं, मेरे खुद बहनों ही हैं, अब्दुल वाहिद भाई, वो भी हाँ जो एक्विट हो चुके हैं, वो ट्रायल कोर्ट से ही 2015 के अंदर। तो उनके ऊपर भी 1-2 केसेस इस तरह के थे, उसी वजह से उनको जो ना वो यहाँ फंसाया गया था इस केस के अंदर। ज्यादा यही हुआ। क्योंकि देखिए ब्लास्ट तो किसने किसने किए हैं, लेकिन क्या आपको इस बात का दुख है कि कहीं ना कहीं जो सही आरोपी है वो इस इन्वेस्टिगेशन में पीछे रह गया, इस वजह से भी जो है किसी न किसी का नुकसान हुआ है, जो लोग जख्मी हुए हैं, कई लोग 189 लोग मरे हैं, उनके इंसाफ का क्या? सबसे पहले तो मैं अपने जो विक्टिम्स हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जिस तरह से आप विक्टिम्स हैं, मैं खुद भी इस केस का विक्टिम हूँ। और मैं ही नहीं बल्कि हम 13 लोग और हमारी 13 फैमिली, और हमको झूठा इल्जाम लगाकर सिर्फ हमारे साथ नाइंसाफी नहीं हुई बल्कि विक्टिम्स के साथ भी हुई, और उनको इंसाफ नहीं मिला इसका। एक्चुअल ये हुआ कि 2006 के अंदर जब धड़ाधड़ 2 ब्लास्ट हो गए, एक ये हुआ, उसके बाद मालेगांव 2006 का हुआ, तो समझ में नहीं आया क्या करना है, और इनको जो लोग मिले उसको लोगों ने डाल दिया। हमारे 2 जो को एक्यूज थे उनको मालेगांव के अंदर भी डाला, यही बताने के लिए। फिर हेमंत करकरे साहब जा पाए, उन्होंने एक अलग लाइन ली और उनको समझ में आया कि ये जो है झूठा फंसाया जा रहा है। उन्होंने जो अलग एक वो लिया और हकीकत को सामने लाने की कोशिश की उन्होंने। तो ये है कि हमारी बेगुनाही सिर्फ पुलिस को नहीं, कोर्ट को भी मालूम थी, और जो दूसरे लोग थे उन सबको मालूम थी। खासतौर से 2008 के अंदर जब दूसरे लोगों की गिरफ्तारी हुई, तब ये सारी चीजें खुल के सामने आ गई। हमारा शुरू से ये बोलना था कि हम बेगुनाह हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में सरकार हो सकता है जाए, शायद लाजमी है कि जाएंगे, अपील करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सेटबैक है उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्या आपको उम्मीद रहेगी? देखिए, हमें हाई कोर्ट से भी पूरी उम्मीद थी कि ये हमारी बेगुनाही यहाँ पे साबित हो जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद है कि वो जो फैक्ट्स हैं और जो चीजें सामने हैं, उन तमाम चीजों को सामने को रखकर जो है वो फैसला करेंगे। हम ये बात सही है कि हम मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, और इसी वजह से हमको ज्यादा टारगेट किया गया। ओरिजिनल लोग जब नहीं मिले तो हमको बकरा बना दिया गया इस केस के अंदर। लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी अक्षरधाम केस में और दूसरे केसेस के अंदर वो इंसाफ को सामने लाया है। तो हमें उम्मीद है कि इसमें भी जो है ना वो इंसाफ मिलेगा हम लोगों को और विक्टिम्स को भी। लेकिन एक चीज ये कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग बरी हो जाते हैं और एटीएस जो है ना वो नाकाम हो चुकी है एक्चुअल उनको करने, तो एटीएस को और पुलिस को ये नहीं करना चाहिए कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे लोगों को जो बलि का बकरा बनाया जाए। इससे जो पूरे देश के साथ गद्दारी है, देश के साथ भी, और ये विक्टिम्स जो लोग हैं उनके साथ भी जो है ये बहुत बड़ा क्या कहेंगे उसको, ये नाइंसाफी है उनके लिए भी। पूरा केस जब आपने चार्जशीट पढ़ी है, स्टेटमेंट देखे हैं, ऑफिसर्स ने आपसे इंटरोगेशन किया होगा, आपको लगता है कि जैसा बताया गया कि पाकिस्तानी हैंड या फिर मास्टर कोई एक्सपर्ट जो थे वो इसमें इन्वॉल्व थे और वो कभी हाथ नहीं आता? शुरू से ही जब एटीएस ने चार्जशीट दी है उसके अंदर इनका ये कहना था कि हमने पूरा केस क्रैक कर लिया, लेकिन चार्जशीट के अंदर आज तक ये नहीं बताया गया कि 2 ब्लास्ट जो हुए, जो 7 ब्लास्ट हुए, 7 के 5 ट्रेनों के प्लांटर उन्होंने बताए। 2 ब्लास्ट जो हुए उसके प्लांटर आज तक एटीएस को भी नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। तो ये तो बहुत बड़ा मतलब ये नाकामी है ना। अगर आप ये बोल रहे हैं कि हमने पूरी तरह से क्रैक कर लिया, तो 2 लोग क्यों नहीं पता चला आप लोगों को? अगर हम लोग थे और हमने सच्चाई मतलब कन्फेशन के हिसाब से ये लोग बोलते हैं कि उन्होंने सब कुछ सच उगला कन्फेशन के अंदर, तो फिर हमने क्यों नहीं बताया? फिर अगर हम लोग थे तो ये पूरा का पूरा फेक केस था। इनको मिले नहीं एक्चुअल जो लोग थे वो मिले नहीं, और जो मिले उनके हिसाब से उन्होंने केस बना के उसके ऊपर डाल दिया। एक लंबे समय तक, क्योंकि आप जेल में थे, आपके परिवार में कौन कौन है और आपके
फैमिली का इस केस पे क्या इम्पैक्ट रहा? देखिए, सबसे बड़ा जो मेरी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट रहा वो तो ये है कि मेरी जवानी के 19 साल जाया हो गए पूरे, और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मतलब मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ा। मेरी फैमिली का भरपूर सपोर्ट मुझे था। इस मामले में मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे बड़े भाई, वाइफ और जितने भी लोग हैं घर के साथ, तमाम सब भाई बहनें सारे, और करीब के रिलेटिव्स भी, वो सब ये यकीन जानते थे कि मैं जो है ना किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं इस तरह की। उन्होंने पूरा पूरा सपोर्ट दिया और हमेशा मेरी हिम्मत बनाते रहे आज तक। फिर उसके बाद में मेरी बेटी है, मेरी अरेस्टिंग के 3 महीने बाद वो पैदा हुई। तो वो 19 साल की हो गई। आज जो 18 साल की है, 19वां साल उसका चल रहा है, तो उसको तो बाप का प्यार मिला ही नहीं। मतलब अगर मैं बेगुनाह हूं तो उससे ज्यादा तो बेचारी मेरी बेटी का वो है, उसको उसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उसकी खेलने कूदने की उम्र जो थी, पढ़ने की लिखने की उम्र जो थी, उसके अंदर वो महरूम हो गई इन तमाम चीजों से। मेरी वाइफ 19 साल तक जो है वो चक्कर काटती रही, कोर्ट के भी इधर के भी। मेरे भाई हैं जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया, मेरी फैमिली को संभाला, मतलब वाइफ को, बच्ची को, और हर तरह से मुझे जो है ना वो सपोर्ट दिया। इसकी वजह से मैं टिका रहा जेल के अंदर, और मतलब जो जहन के अंदर जो बुरे असरात पड़ते हैं कैद के, उससे मैं किसी कदर में बचा रहा। मैं लॉ परस्यू कर रहे हैं आप? कहाँ से परस्यू कर रहे हैं, क्या स्टेटस? अंदर मैंने सेकेंड ईयर मैंने कर लिया LLB से, और अभी 1 साल बचा है। 1 साल मेरा इंशाल्लाह ये भी इस एडमिशन लेकर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से LLB। और इसके अलावा अंदर जो है वो MSc पॉलिटिकल सॉरी MA इन पॉलिटिकल साइंस ये भी किया है, और बहुत सारे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, इग्नो से 8-10 सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट है और ह्यूमन राइट्स है। ये सबके सर्टिफिकेट कोर्स मैंने किए हैं अंदर से रहते हुए। क्या करना चाहेंगे आगे? मेरा ये है कि मेरी जो फील्ड थी IT की, अब मैं उसमें बहुत पीछे हो चुका हूँ 20 साल। यहाँ तक कि मैं बाहर आया तो मुझे मोबाइल ऑपरेट करने में तकलीफ थी। हमारे वक्त वो स्मार्टफोन था ही नहीं। आज मैं हाथ में ले रहा हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है उसको कैसे यूज करना है। तो अपने जो कंप्यूटर्स ये सब थे उसके बारे में तो और ज्यादा पीछे हो चुका हूँ मैं, जो सॉफ्टवेयर है। अब उस लाइन में मेरे लिए आगे बढ़ना मेरा बहुत बड़ा काम है। फिर ये कि इतना बड़ा जब मेरे ऊपर जो टैग लगा है एक टेररिस्ट का, अब एक्स टेररिस्ट या बोल लीजिए, या फिर आप उसको एक्विटेड टेररिस्ट, तो इसके बाद जो कोई कंपनी या कोई फर्म जो मुझे हायर नहीं करेगी, ना कोई मुझे जॉब देने वाला है, तो मुझे अपना पर्सनली कुछ खुद करना है। पहले तो मैं ये चाहता हूँ किसी तरह से अपना LLB कंप्लीट कर लो, और जो मेरी तरह और भी बहुत सारे बेगुनाह हैं या दूसरे केसेस में जो फंसाए जाते हैं उनके लिए भी लड़ूं, और जो कुछ उनके लिए कर सकता हूँ वो करूं, और इसके जरिए से अपना मतलब एक रोजी रोटी का जरिया भी उसको ये बन जाए मेरा। दोनों समय में आपको नासिक सेंट्रल जेल जाना पड़ेगा अभी, क्योंकि वर्डिक्ट आ गया है। क्या प्रोसेस रह गया है? अभी 40 दिन का पैरोल था मेरा, 20-22 दिन हो चुके हैं मुझे, और मुझे पहले सरेंडर होना पड़ेगा वहां पर। लेकिन उससे पहले जो फॉर्मेलिटीज है यहाँ की कोर्ट के ऑर्डर्स है वो सब लेकर मुझे जाना पड़ेगा उधर। तो पहले मैं सरेंडर होऊंगा, अपने पेपर्स जमा करूंगा वहां पर, और वहां से फिर मुझे रिलीज कर दिया जाएगा वहां पर। मोहम्मद साजिद अंसारी थे जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट में आप कह सकते हैं कन्विक्ट हुए थे 2015 में। आज बॉम्बे हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया है ट्रेन ब्लास्ट में, उसमें उनको एक्विटल मिला है। उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपील होगी उसमें भी वो बाइज्जत बरी होंगे। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, मीरा रोड, आज तक।